हाय दोस्तों, आप लोगों का सम्राट शौक इंटर कॉलेज चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार, सभी बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 1, हमारे आसपास के पदार्थ। हाँ, तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ में क्या है। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, वह जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है और छोटे छोटे कणों से मिलता है, जैसे मोबाइल, पेन, तारे, सूर्य, चंद्रमा आदि। यह 3 प्रकार के होते हैं, अभी आप लोग बता दे रहे हैं। नंबर 1 कि हम भी आप लोग बताया कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, जैसे भी आप लोग बता दें कौन कौन से। नंबर 1 पे है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर 2 है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि जो पदार्थ के कण होते हैं वह गतिशील यानी कि चलते रहते हैं। नंबर 3 पे है पदार्थ के एक कण दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि जो पदार्थ के कण होते हैं वह एक दूसरे को आपस में मिलाते रहते हैं। कुछ इनके भी गुण धर्म होते हैं, उनके गुण धर्मों के बारे में बता दें। जैसे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, अभी हमने आप लोगों को यहाँ पे बताया था। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे बता दे, सबसे कम ठोस में होता है, यानी कि रिक्त स्थान जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, सबसे कम रिक्त स्थान किस में होता है? ठोस में। ये आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ठोस से अधिक द्रव में होता है, यानी कि ठोस से अधिक द्रव यानी कि पानी, दूध आदि में रिक्त स्थान होता है। सबसे अधिक गैसों में रिक्त स्थान होता है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा गतिशील, यानी कि लोग बताया कि चलते रहते हैं। हम इनकी परिभाषा आप लोग बता दे रहे हैं। पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा होती रहती है, यानी कि चलते रहते हैं। तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज हो जाती है। जब कणों को तापमान दिया जाता है तब इनकी गति और तेज हो जाती है, क्योंकि इनमें गतिज ऊर्जा होती है। यह भी 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 बता दे किस में कितना गतिज होता है। सबसे कम ठोस में गति होती है। नंबर 2 पे है, उसके बाद फिर द्रव में माध्यम होती है, यानी कि न ज़्यादा होती है और न कम होती है। सबसे अधिक गैस में होती है। और नंबर 3 की बात करते हैं। पदार्थ के एक कण दूसरे को आकर्षित करते हैं। वे हमने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, देखिए कहाँ पे गया, ये इधर है। आकर्षित करते यानी कि जोड़ते रहते हैं। तो ये भी 3 प्रकार से होता है। सबसे अधिक ठोस में होता है। ठोस यानी कि जो ठोस पदार्थ होता है वह सबसे अधिक जोड़ता रहता है, कितने कणों को पाता है कि जोड़ लेता है। नंबर 2 है मध्य में द्रव में होता है, और जो द्रव में होता है उसका आकर्षण का प्रतियोग न ज़्यादा होता है न कम होता है। सबसे कम गैस में होता है। गैस बिल्कुल ही दूसरे को अपने पास नहीं जोड़ती है। अब नंबर 3 पे आता है पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक, पदार्थ की अवस्थाएं आप लोगों ने जानते होंगे कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस, नंबर 4 प्लाज्मा, नंबर 5 बोस आइंस्टाइन कंसर्नड सेट। ठीक है।
तो यहाँ पे हम आप लोगों को 3 के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट में है वो हमको 3 के बारे में जानकारी प्राप्त करना, तो हम लोग 3 के बारे में बता दे रहे हैं। हम किस में बताएंगे? ठोस में बताएंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये देखो लगा दिया टिक। ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, जो इसकी विमाएँ होती हैं वो भी निश्चित होती हैं, और यह कठोर होता है, और यह स्पंटीज होता है, और निश्चित आयतन होता है। यानी कि जो ये आकार होता है इसका एक बराबर होता है। जो इसकी विमाएँ होती हैं वह भी निश्चित होती हैं, और कठोर व ठोस होती है, ठीक है। और यह स्पंटीज होता है, यानी कि यह बराबर होता है। इसका जो आयतन होता है वह भी निश्चित हो जाए, जैसे मान लीजिए कि मेज, कुर्सी, ठीक है। अब हम बात करेंगे द्रव के बारे में। निश्चित आकार, इसका भी जो द्रव का आकार होता है वो अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। यानी कि आप इसको जिस बर्तन में डालते हैं यह उसी के आकार का बन जाता है। अनिश्चित विमाएँ, इसकी विमाएँ भी कोई निश्चित नहीं होती, आप इसको जैसे करेंगे वैसे वो हो जाता है। द्रव बहाव में होता है, यानी कि आप उसको अगर ढकेलेंगे, अगर ऊपर से आप इसको डालेंगे तो यह अपने आप बह जाता है। कम स्पीडज, यानी कि इसका जो स्पीड होता है वह कम होता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। आप लोग आयतन का अर्थ समझ रहे होंगे, यानी कि आप इसको अगर यहाँ पे अगर बेट करेंगे, ठीक है, पृथ्वी पर अगर 1 kg का, अगर आप इसको चंद्रमा पे इसका अगर बेट करेंगे तब भी यह 1 ही kg का होगा। जैसे मान लीजिए कि दूध, पानी, तेल इत्यादि। अब हम बात करेंगे गैस के बारे में। अनिश्चित आकार, जो गैस का आकार होता है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है, और इसकी जो विमाएँ होती हैं वो भी अनिश्चित होती हैं। जो इसकी बहाव होता है, इसमें बहाव भी होता है, ठीक है, और इसका अधिक संपीड़ज होता है, यानी कि ये बहुत तेजी के साथ चलता, और जो इसका आयतन होता है वह भी अनिश्चित होता है। अगर आप लोग अगर इसको यहाँ पे मापेंगे तो अलग होगा, अलग जगह ना मापेंगे तो अलग होगा। इसके मान लीजिए कि हम यहाँ पे दे दिए हैं, जैसे में ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम आप लोगों को अभी दूसरे स्लाइड पर बताने जा रहे हैं। अभी तक हमने आप लोगों को बताया था, अब हम आप लोग बताने वाले हैं पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन। अगर कोई पदार्थ है तो उसके अवस्था में भी परिवर्तन किया जा सकता है। यह 2 प्रकार से होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमने लिखा है कि यह 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 जो है वह है तापमान में बदलाव करके। आप लोग तापमान का अर्थ समझ रहे होंगे। तापमान यानी कि उसको गर्म करके या तो फिर ठंडा करके उसमें बदलाव किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए ठोस लिखा हुआ, ठीक है, यह ठोस। तो अगर हमको ठोस को अगर द्रव में परिवर्तन करना है, मान लीजिए हमने यहाँ पे पानी ले लिया, ठीक है, पानी, ये बात हो गई पानी। अगर हमारा पानी अगर ठोस में है, ठीक है, तो अब हम अगर इसको द्रव में परिवर्तन करना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे हम एक प्लस का निशान, यानी कि प्लस का अर्थ आप लोग हम बता देंगे, प्लस का हमारा यहाँ अर्थ हो रहा है यानी कि तापमान में बढ़ोतरी, ठीक है। नहीं, हम तापमान में अगर इसको बढ़ोतरी करेंगे तब यह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए द्रव है, ठीक है, अगर हम ये द्रव है, अगर द्रव को अगर हम गैस में परिवर्तन करना चाहे, पानी हमारा है अब द्रव में बदल चुका है, तब हम इसको अब यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, ठीक है, हम इसको भी प्लस कर देते हैं। हम प्लस इसलिए कर रहे हैं, आप लोगों को पहले बता चुके हैं, ताकि हमने मान लीजिए इसको तापमान में दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा हो गया। अगर मैं गैस को, ठीक है, अगर मैं गैस को अगर द्रव में परिवर्तित करना चाहूँ तो देखिए मैं इधर से अब इधर कर दे रहा हूँ, यानी कि माइनस, यानी कि अब हम इसके तापमान को हम घटा रहे हैं, ठीक है ना। और इधर देखिए द्रव है, और मैं द्रव को अब मैं ठोस में मिला दे रहा हूँ, ठीक है, और इधर मैं माइनस कर दे रहा हूँ। आप लोगों के यहाँ फ्रिज होगा तो आप लोग देखते होंगे कि आप लोग जब पानी को फ्रिज में रखते हैं तो पानी बर्फ बन जाता है, ठीक है ना। जब बर्फ बन जाता है किसके कारण? वो तापमान के कारण ही होता है। क्योंकि हम आप लोग जानते हैं कि हमारा बर्फ कब जमता है? माइनस, ठीक है, यहाँ देखिए -1 डिग्री सेल्सियस पर हमारा तापमान जमना शुरू हो जाता है, तभी हमारा तापमान जम जाता है। ये देखिए, अब हम ये बता चुके तापमान, हम देखिए बताएंगे दाब के कारण भी
किसी भी अवस्था को किसी भी अवस्था में लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको मिटा दे रहे हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ठोस है और ये द्रव है और ये गैस है। अब आप लोग एक चीज देखे होंगे, गैस का वो लाइटर देखे हैं आप लोग, लाइटर जो आप लोग घर में सिलेंडर जलाने वाला लाइटर होता है वो आप लोगों ने देखा होगा। तो आप लोग सोचते होंगे कि इसमें कुछ ना कुछ भरा होगा, ठीक है ना। सबसे पहले उसमें जो वस्तु भरी जाती है वह वस्तु जानते हैं क्या भरी जाती है, वह है वस्तु गैस भरी जाती है, ठीक है। गैस, वह गैस जो भरी जाती है, गैस को जब उसमें डाल दिया जाता है तो वह गैस हमको आपको द्रव के रूप में दिखाई देती है, ठीक है ना। यानी कि अब इधर चल रहे हैं तो हमारा अब नीचे से ऊपर जा रहा है, तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा, आप लोग समझ ही रहे होंगे। मैं यहाँ पे माइनस लगा दी, यानी कि घट रहा है, इसको ये हमको देखने में लगता है। और जब यह द्रव जब बाहर निकलता है, जब वह आग निकलती है तो आग हमारी किस में होती है, ठोस में होती है। तो यहाँ पे फिर भी माइनस यानी कि घट रहा है, ठीक है। और उसी आग को अगर इधर से अगर इधर परिवर्तित किया जाए दाब से, तब क्या होता है, अब इधर हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और उसी आग को अगर पुनः डालेंगे तो हमारा वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और फिर अगर उसी द्रव को अगर हम फिर और अंदर डाल देते हैं तो हमारा वो अगर उसको बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाता है। एक चीज़ और, आप लोग पिचकारी देखे होंगे, पिचकारी जब आप लोग होली पे मारते हैं रंग किसी के ऊपर तो आप लोग देखते हो कि पानी डालते हो ना, आप लोग गैस से जब खींचते हो, जब पानी आपको पिचकारी से, तो आप लोग पानी खींचते हो जब उसमें, तो देखते हो थोड़ा आगे पहले गैस भरी होती है। वह गैस नहीं होती, वो गैस होती है, लेकिन जो उसके अंदर भरा होता है वह भी गैस का ही एक रूप होता है। चलिए ये हो गया। अब हम आप लोगों को बताएंगे तापमान में परिवर्तन के प्रभाव, यानी कि तापमान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो हम बताएंगे ये भी 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। नंबर 1 गलनांक बिंदु, ठीक। नंबर 2 क्वथनांक बिंदु, ठीक है। और नंबर 3 ऊर्ध्वपातन या निक्षेपण बिंदु, ठीक है। अब हम बात करते हैं गलनांक बिंदु की। हम इसकी परिभाषा आप लोग बता दे रहे हैं, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलाकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। आप लोग समझ शायद आ गए, लेकिन यहाँ दोबारा से बता दे रहे हैं। अगर कोई भी ठोस अवस्था है, अगर वह तापमान, यहाँ देखिए तापमान, किसी ठोस अवस्था का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था को पिघलाकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। यानी कि ठोस बर्फ हो गया, ठीक है, जब उसको हम बाहर रख देते हैं तो वह पिघल जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तब हमारा क्या हो गया, वह गलनांक बिंदु। जैसे हम आप लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या बनता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। यहाँ क्या हम लिख दे रहे हैं कि बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक चीज और, अब आप लोग सोच रहे हैं क्या लोहा भी पिघलता होगा, हाँ लोहा भी पिघलता है। तो हमारा आप लोग जानते हैं कि लोहा कितने डिग्री सेल्सियस पिघलता है, लोहा 1534 डिग्री सेल्सियस पर लोहे को भी पिघलाया जाता है, लाया जाता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस से बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है और 1534 डिग्री पर लोहे को भी पिघलाया जाता है। ये बात आप लोग समझ में आ गई। हम इसको मिटा दे रहे हैं, तो अभी आप लोग कुछ अलग समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। यहाँ सबने लिखा था, इसको मिटा दे रहे हैं। ये चीज
ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वथनांक बिंदु की। किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। आप लोग यहाँ भोजन बनता होगा, ठीक है ना, या तो कुकर में बनता होगा या तो जो बटोई होती है ना ठेठी भाषा में, मुझको बता दे रहे हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि जो कुकर होता है तो आप लोग सोचते होंगे कि कुकर में हमने चावल डाल दिया है, और जब हमने कुकर में चावल डाल दिया तो उबलने लगता है, तो आप लोग सोचते होंगे कि हमारा पानी कहाँ जाता है ना। तो वह पानी क्या होता है, वह पानी उसी चावल में मिल जाता है, जो कि चावल हम आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मोटा दिखाई देने लगता है। एक चीज़ और, अगर आप लोगों को ऐसे नहीं विश्वास हो रहा तो आप लोग एक चीज़ और कर सकते हैं। हम एक बीकर ले लेते हैं। बीकर आप जानते हैं कि भगोना, पतीला, ठीक है। और पतीले में हम क्या करते हैं कि पानी को डाल देते हैं, ठीक है। और पानी को डालने के बाद हम उसी में एक थर्मामीटर डाल देंगे, और फिर अगर हम उसको नीचे से अगर आग लगाते हैं, जब हम उसको आग लगाएंगे तो हमारा देखिए जो थर्मामीटर होता है, हमारा थर्मामीटर ऊपर चला जाता है धीरे धीरे, और जब हमारा थर्मामीटर ऊपर जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जा कर के रुक जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हम आप लोग जानते हैं कि जो क्वथनांक बिंदु यानी कि जो द्रव अवस्था जब गैसीय अवस्था में परिवर्तन, अगर हम पानी को अगर हम पानी को उबालेंगे तो हमारा पानी जानते हैं उबलने के बाद कितने, हमारे पानी का तापमान मान लीजिए कि स्थान के अनुसार परिवर्तित होता है, लेकिन जो हमारे क्षेत्र का तापमान है पानी का, हमारे क्षेत्र का तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस, या कहीं कहीं मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस। इससे अधिक तो नहीं होता है, इससे कम भी होता है। और अगर पानी गैसीय अवस्था में पहुंचता है तब उसका तापमान जानते हैं कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर यह नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि यह अपने गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यह क्वथनांक बिंदु, पानी को अगर उबाला जाए तो वह 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है, जिससे हम उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं। हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे ऊर्ध्वपातन ना। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये हमारा क्या है? ऊर्ध्वपातन। यानी कि ऐसा पदार्थ जो कि अगर जो ठोस अवस्था में है, ठीक है, ठोस अवस्था में है और वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में न पहुंचे, सीधे किस प्रक्रिया में? गैस प्रक्रिया में पहुंच जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। ये हमारा निक्षेपण। गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग कपूर जानते हो, जो कि पूजा के काम आता है। क्या? कपूर, ठीक। कपूर एक ऐसा पदार्थ है जो कि ठोस अवस्था में होता है। आप लोग शायद देखे होंगे, ये चीज है कपूर। ये एक ठोस अवस्था में होता है। अगर आप लोग इसको खुले में छोड़ दें तब यह द्रव अवस्था में नहीं जाएगा, यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं या निक्षेपण कहते हैं। हम आप लोगों को एक ट्रिक बताना चाहते हैं, जो कि बहुत ही सरल ट्रिक है, ठीक है ना। ये हमारे देखिए यहाँ लिखा हुआ है द्रव, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे ये द्रव है, यह गैस है और यह ठोस है। तो सबसे पहले हम किधर से बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे द्रव से। जब द्रव गैस में बदलता है, जब
द्रव गैस में बदलता है तो हम लोग इस क्रिया को वाष्पीकरण क्रिया कहते हैं। जब गैस ठोस अवस्था में बदलती है तब हम लोग इस क्रिया को निक्षेपण क्रिया कहते हैं। जब ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो हम लोग इसे संकलन क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम इधर से बात करते हैं। जब द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी जब पानी बर्फ की अवस्था में बदल जाता है तब हम लोग इसे क्या कहते हैं, जमना। आप लोगों के यहाँ फ्रिज होगा ना, तो आप लोग समझ सकते हैं ये चीज। और जब यही चीज जब ठोस अवस्था जब गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तब हम लोग इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। और जब यही गैस जब द्रव में बदलती है तब हम लोग इसे क्या कहते हैं, संघनन क्रिया कहते हैं। यह बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यह खास तौर से परीक्षा में पूछा जाता है कि गैस पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के 6 विधियों का वर्णन कीजिए। यह आप लोगों को जरूर परीक्षा में मिलता है, तो यह ट्रिक है, इसे आप लोग बाकायदे देख लीजिए। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि बच्चों को बाकायदे दिखाया जाए, थोड़ा सा पास आकर के, ताकि बच्चे समझ सकें। ये देखिए द्रव है, यहाँ पे ये गैस है और यह ठोस है। जब द्रव गैस में होता है तब उसे हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, और जब गैस ठोस में होता है उसे तो हम लोग निक्षेपण कहते हैं, और जब ठोस द्रव में होता है तब हम लोग संगलन कहते हैं, और जब द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे लोग जमना कहते हैं, और जब ठोस अवस्था जब गैस अवस्था में जाता है तो हम लोग उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और जब गैस अवस्था जब ठोस अवस्था द्रव अवस्था में आती है तो उसे हम लोग संगलन कहते हैं। हम आप लोग अगले पृष्ठ फिर दिखाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बताते हैं। हम बताएंगे आप लोगों को दाब परिवर्तन के प्रभाव, यानी कि दाब परिवर्तन कैसे होता है। यदि तापमान घटने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और ठोस द्रव में बदल जाएगा। जैसे हमने यहाँ देखिए लिखा है ठोस और द्रव, यानी कि जब हम सिलेंडर, आप लोग देखे होंगे, आप लोग घर में सिलेंडर मौजूद होता है, तो कभी कभी आप लोग देखते हो कि सिलेंडर में क्या होता है कि गैस जम जाती है, यानी कि उसमें बैठ जाती है अंदर ही, तो लोग उसको हिलाते हैं ताकि हमारी गैस खुल जाए। यह किस कारण से होता है, जब वहाँ का तापमान घट जाता है, यानी कि जब वहाँ पे ठंडी पड़ने लगती है तब वह गैस जम जाती है, जो कि कभी कभी ठोस में बदल जाती है और कभी कभी द्रव में बदल जाती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, दाब परिवर्तन के प्रभाव। अब हम बताएंगे कि यह कितने प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, दाब बढ़ने पर कण नजदीक आते हैं, यानी कि जब दाब बढ़ता है तो जो गैस होती है उसके जो कण होते हैं क्या होते हैं, एक पास साथ जुड़ जाते हैं, जिसे हम लोग जमना कहते हैं। 2 पॉइंट पे है, दाब घटने पर कण दूर चले जाते हैं, और जब तापमान घटने लगता है, जब अधिक ठंडी पड़ने लगती है तब वहाँ का तापमान क्या होता है, घटने लगता है, जिसके कारण से पूरी गैस अलग अलग हो जाती है, तभी हमारा सिलेंडर जलने में कोई ना कोई समस्या होती है। इस प्रकार से 2 गैसें आती है। जैसे मान लीजिए एक है कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी ठंडी और गर्मी अपने आकार को परिवर्तित करती रहती है। ठीक है। और नंबर 2 पे है एलपीजी। आप लोग एलपीजी गैस जानते हैं किसको कहते हैं, सबके यहाँ मौजूद होती है, जो सिलेंडर होता है बेटा उसमें एलपीजी गैस ही भरी होती है। आप लोग एलपीजी का नाम जानते हैं क्या है, हम बता दे रहे हैं। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। अगर किसी को हिंदी नाम मालूम होगा तो हमको बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। चलिए बताते हैं आगे। अब हम यहाँ चलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। सतह यानी कि जमीन पर होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण को थनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। समझ में थोड़ा आ गया, लेकिन फिर बता दे रहे हैं एक बार।
यह सतह पर यानी कि जमीन पर होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण यानी कि जमीन के कण, कहीं कहीं आप लोग देखते हो कि तालाब आप लोग घर के किनारे होगा, वहाँ पे देखते हो कि पानी भरा होता है, लेकिन धीरे धीरे पानी क्या होता है, वो कुछ पानी ऊपर चला जाता है, कुछ पानी नीचे चला जाता है, जो कि यह तापमान में जो तापमान बदलने के कारण से होता रहता है। जब तापमान अधिक होता है तो पानी वाष्प बनकर अलग हो जाता है, जिस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि वाष्पीकरण कितने प्रकार से प्रभावित होता है। यह बच्चों 4 प्रकार से होता है। नंबर 1, सतह का क्षेत्रफल। शायद आप सब लोग चाय पीते होंगे तो गिलास होती है, कप, और कप के नीचे एक प्लेट होती है, सबको मिलती होगी। तो अगर हम लोग गिलास में अगर चाय पीते हैं तो अधिक समय लगता है, अगर उसी को अगर हम प्लेट में चाय को पलट कर पियेंगे तब वह जल्दी ठंडी हो जाएगी, हम जल्दी पी सकते हैं। यानी कि तापमान से क्या होता है, वाष्पीकरण में भी बदलाव होता है। नंबर 2 है तापमान पर, यानी कि जो तापमान होता है तापमान पर भी वाष्पीकरण निर्भर करता है। अगर तापमान अगर ज्यादा होता है तब वाष्पीकरण क्या होता है, कम होता है, तब वाष्पीकरण अधिक होता है। अगर तापमान कम होता है तो वाष्पीकरण कम होता है। यह है आर्द्रता, यानी कि आर्द्रता का अर्थ होता है कितना वहाँ का ह्यूमिडिफिकेशन है, यानी कि वहाँ पे कितना क्या कर रहा है, यानी कि वहाँ का तापमान कैसा है, क्या कर रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पे बच्चों वायु की गति, यानी कि वायु के गति पे भी वाष्पीकरण निर्भर करता है कि वायु की गति अगर तेज होती है तब क्या होता है, वाष्पीकरण अधिक तेजी के साथ चलता है। अगर वाष्पीकरण अगर वायु की गति अगर धीरे होती है तो वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है। अब हम बताएंगे वाष्पीकरण में शीतलता, यानी कि वाष्पीकरण ठंडा भी हो सकता है। चलिए बताते हैं। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वाष्पीकरण में शीतलता, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण यानी कि पानी के कण अपने आसपास के वातावरण को अपने पास बुला लेते हैं, यानी कि अवशोषित कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है। वातावरण जो होता है उसको ऊर्जा को हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। धन्यवाद बच्चों।